हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मेशन द कॉन्सेप्ट बिल्डर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में जिसको धर्मपाजी अक्सर पीते रहते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि एक धर्मपाजी का कोई डायलॉग सुनाइए तो आप लोग सबसे पहला कौन सा डायलॉग आप लोग के दिमाग में आता है? एग्जैक्टली बस वही उस हम लोग के रगों में जो दौड़ता रहता है उसी खून के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में। ठीक है, तो धर्मपाजी तो कुत्ता का खून पीते रहते हैं, लेकिन हम लोग कुत्ता का नहीं पियेंगे भाई। हम लोग कुत्ता का खून के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपने खून के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग के बदन में दौड़ते रहता है, जो होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं है। किसी से ब्लड मांगिए तो उसका मुंह छोटा हो जाता है, चेहरा सूख जाता है ब्लड देने के नाम से। लेकिन आइए देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है ब्लड और कैसे उससे रिलेटेड हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड पढ़ेंगे आज, ठीक है। और वो भी किसका पढ़ेंगे? कुत्ता बिल्ली का नहीं पढ़ेंगे भाई, ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन ब्लड क्या होता है, ये क्वेश्चन सीधे आता है। ह्यूमन ब्लड दे देगा, ह्यूमन ब्लड इज व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, फ्लूइड और कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ आप लोग चुनेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दिख रहा ना आप लोग को? कट तो नहीं रहा? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा आपको एग्ज़ाम में। इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को कि ब्लड जो है इंसान का वो क्या है, तो वो एक बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और रिवर्स भी पूछ सकता है कि कनेक्ट इनमें से इधर नाम दे देगा ब्लड, मसल, बोन, ये वो, और पूछेगा इसमें से कनेक्टिव टिश्यू कौन है, तो आपको ब्लड को चुनना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सीधे पूछा कि ब्लड क्या है तो कनेक्टिव टिश्यू है, और कोई टिश्यू दूसरा चीज़ नहीं चुनेंगे, ठीक है। फ्लूइड दे देगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, उस सब में कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इस पॉइंट को एकदम इसको याद रखिएगा, लर्न बाय हार्ट कि ब्लड क्या है तो कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा पूछेगा, इसका पीएच वैल्यू पूछता है, तो पीएच वैल्यू आप लोग याद रखिएगा कि पीएच वैल्यू जो इसका होता है 7.4। कुछ चीज़ आपको फैक्ट्स याद रखना ही पड़ेगा। 7.4 पीएच वैल्यू होता है ब्लड का। सीधे पूछेगा कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो वो 7.4 होता है, ठीक है। फिर कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कितना ब्लड होता है, तो नॉर्मल इंसान में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में, और ऑप्शन इतना क्लोज देगा कि आप कंफ्यूज कर जाइएगा। 5-6 लीटर दे देगा, 4-5 लीटर दे देगा, 6-7 लीटर दे देगा। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग के हाथ में कितना उंगली है, 5 + 1 करके याद रखने का एक तरीका हम लोग ऐसे ही याद रखते थे कि 5 + 1, 5-6 लीटर्स नॉर्मली ह्यूमंस में होता है ब्लड, ठीक है। उसके बाद ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए इससे रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, पीएच वैल्यू 74 होता है, और 5 to 6 लीटर्स इसमें ब्लड होता है। उसके बाद अब हम लोग ब्लड के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि ब्लड बेसिकली बना किस चीज़ से होता है, क्या क्या मिलके ब्लड को बनाता है। तो ये जो है ब्लड जो है मेनली बना होता है 2 पार्ट का। एक को कहते हैं हम लोग प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं हम लोग क्या? दूसरे को कहते हैं ब्लड कार्पसूल्स। ब्लड कार्पसूल्स, ठीक है। प्लाज्मा जो है ये 60% ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, और ये 40% ऑफ ब्लड होता है। मतलब कि ब्लड जो है, जो हमारा खून जो है बॉडी में, उसमें 60% मतलब 60% उसमें जो है प्लाज्मा होता है, और 40% ब्लड कार्पसूल्स का वो बना होता है, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है, फंक्शन याद रखना है क्योंकि सबका फंक्शन पूछता है, ठीक है। फंक्शन, प्लाज्मा का मेन फंक्शन जो है, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, ठीक, डाइजेस्टेड फूड, उसके बाद डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स उस और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उन सब का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्या चीज़? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग कि प्लाज्मा जो है 60% ऑफ ब्लड को कंपोज करता है और इसका मेन फंक्शन जो है डाइजेस्टेड फूड और हार्मोन्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और उसकी चीज़ को ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ, इस सेल से उस सेल, इस टिश्यू से उस टिश्यू, इस ऑर्गन से उस ऑर्गन ले जाने में इसका काम होता है। बेसिकली प्लाज्मा का क्या रोल है? तो ट्रांसपोर्टेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। ब्लड कार्पसल्स, अब ब्लड कार्पसल्स जो है ब्लड का दूसरा पार्ट, प्लाज्मा तो समझे, उसमें एक प्लाज्मा में था 60% ऑफ ब्लड, 40% ऑफ ब्लड को कंस्टिट्यूट करता है ब्लड कार्पसल्स। अब ब्लड कार्पसल्स फर्दर डिस्टिंगाइज्ड है, करेक्टराइज्ड है, डिफरेंशिएटेड है 3 पार्ट्स में, जिसका आप लोग बहुत नाम सुनेंगे, अभी बताएंगे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। तो अब उसको हम लोग देखेंगे कि करके उसके तीनों पार्ट को, कि ब्लड कार्पसल्स किससे किसमें बटा हुआ है। तो पहला इसका पार्ट है आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक। दूसरा पार्ट होता है, इसका दूसरा पार्ट होता है WBC, इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक। और तीसरा ब्लड कार्पसल्स का पार्ट होता है ब्लड प्लेटलेट्स, इसी को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स दूसरा नाम है इसका ब्लड प्लेटलेट्स का। और WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स भी इसको बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। पूछता है कभी ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं, तो WBC को बोलते हैं, नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब तीनों में डिफरेंस को देखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो पहला है हम लोग का ब्लड कार्पसल्स किससे बनता है, तो आरबीसी से, WBC से और ब्लड प्लेटलेट से मिलके प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो है ये भी पूछता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग सबका कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स। और अब देखिए इसमें आरबीसी में जो पूछता है सबसे पहला क्या पूछेगा कि बनता कहाँ है, तो ये बनता है बोन मैरो में, याद रखिएगा बोन मैरो, ठीक। फिर इसका ही पूछेगा, तीनों का सेम है ये, इसको तो आसानी से आप लोग याद रख लीजिएगा, बोन मैरो में बनता है, इस सब का फॉर्मेशन, तीनों का फॉर्मेशन आपका बोन मैरो ही में होता है, ठीक। लेकिन जो है मरता कहाँ है, ये डाई करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डाइज इन लीवर, ठीक। इसीलिए लीवर को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है,
ग्रेव ऑफ आरबीसी, ये क्वेश्चन पूछता है। ग्रेव ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं? तो आरबीसी इसी को कहते हैं, ग्रेव ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को है। ग्रेव ऑफ आरबीसी, हाँ ठीक है, लीवर को कहते हैं, सॉरी लीवर को। ग्रेव ऑफ आरबीसी लीवर होता है। जब आरबीसी जो बूढ़ा हो जाता है, मरने लगता है, तो ये जाके लीवर में जाके डंप हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर के ख़त्म हो जाता है, उसको रिन्यू करता है फिर लीवर, ठीक है, और बॉडी फिर उसी तरह से यहाँ जो है ब्लड प्लेटलेट्स आपके स्प्लीन में मरता है, डाइज इन स्प्लीन, ठीक ठीक। उसके बाद लाइफ स्पैन पूछता नहीं है, ऐसे ही याद रखिएगा कि इसका लाइफ स्पैन 20 डेज से 120 डेज होता है, इसका 1 to 2 डेज होता है, इसका 3-5 डेज का होता है। इससे क्वेश्चन नहीं रहता, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। फिर क्वेश्चन जिससे रहता है वो रहता है कि हीमोग्लोबिन किस में होता है, तो हीमोग्लोबिन इसमें होता है आरबीसी में, ठीक है। हीमोग्लोबिन बहुत सुने होंगे आप लोग, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है किस में होता है, तो आरबीसी में होता है, और वो भी ये 2 पार्ट से बन के होता है। एक होता है इसका पार्ट हीमो, ठीक, हीम, और दूसरा पार्ट होता है ये ग्लोबिन, ठीक। ये हीम जो है, ये हीम के वजह से ही ब्लड का कलर जो है रेड होता है, समझ रहे हैं, रेड होता है, और ये आयरन कंटेनिंग होता है। हीम में आयरन भी होता है, ठीक है। एक तो आयरन होता है, और आयरन होता है इसीलिए रेड होता है क्योंकि आयरन का कलर ही रेड होता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं तो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जब शुरू करेंगे तो उसमें ये सब भी पढ़ेंगे। तो आयरन का रंग ही रेड होता है, इसीलिए ब्लड रेड दिखता है आयरन हो जाने की वजह से। और आयरन होता है किसमें, हेमोग्लोबिन का हीम जो है, हीम आयरन के लिए वो होता है, उसकी वजह से लाल कलर होता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ बहुत इजीली कंबाइन होने का कैपेसिटी इसको होता है, बहुत आसानी से घुल मिल जाता है ग्लोबिन प्रोटीन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ। तो वही इसका मेन फंक्शन है आरबीसी का। आरबीसी का मेन फंक्शन यही कंटेन करता है, जो है मेन फंक्शन जो इसका है वो है कि आरबीसी का मेन फंक्शन है कि मान लीजिए, हाँ, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पहुंचाना किसको, सेल को। मान लीजिए ये सेल है, तो सेल को ऑक्सीजन पहुंचाएगा, और यहाँ से फिर सेल से यूज़ किया हुआ ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर लेके निकलेगा, ठीक है। ये सेल है आपका, सेल में ऑक्सीजन पहुंचाएगा और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकालेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आरबीसी का, ठीक है। इसको एकदम लर्न बाय हार्ट याद रखिएगा एकदम अच्छे से, कि सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड का फंक्शन में भी ये आता है। तो जो वो फंक्शन कंप्लीट करता है आपका आरबीसी, ठीक, कि ऑक्सीजन हम लोग जो लेते हैं उसको हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स तक पहुंचाता है आरबीसी, और यूज़ किया हुआ ऑक्सीजन के बाद जो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है आरबीसी, ठीक है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट किसमें, ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कैमल में, ऊँट, कैमल, और एक जानवर होता है लामा, लामा, ये दोनों मैमल है, लेकिन इनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वैसे आरबीसी मैमल किसी के भी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ऊँट और लामा एक जानवर है, इसमें जो है न्यूक्लियस आरबीसी में इसके प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो कैमल और लामा, ये दो नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। और लेकिन यहाँ जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं, यहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस
प्रेजेंट होता है। और WBC का मेन फंक्शन जो होता है, इसका सबसे बड़ा फंक्शन होता है क्या बताइए? ये बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बॉडी फ्रॉम डिजीज। अभी बहुत आप लोग इम्यूनिटी कोरोना में काल में सुने होंगे, डिजीज। तो ये ह्यूमन डिजीज को डिजीज से बचाने मतलब कि रोग से बचाने वाला, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, जिसको इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने में, इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है WBC। इसका मेन फंक्शन यही है कि WBC जो है 1 से 2 दिन तक तो जिंदा ही रहता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन है कि ये हमारे बॉडी को बीमारी से बचाता है। और इसका नाम भी पूछता है कि दूसरा कि WBC ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं, तो WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये याद रखिएगा कि दूसरा नाम पूछ देता है कभी कभी। और दूसरा फंक्शन पूछता है कि इम्यूनिटी किसकी वजह से होता है, या डिजीज़ को हम लोग को ब्लड का कौन सा कंपोनेंट बचाता है, तो वो WBC हम लोग को बीमारी से बचाता है। इम्यूनिटी बॉडी में WBC ही जनरेट पैदा करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हम लोग का ब्लड कॉर्पसल्स का कंपोनेंट, थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स आप लोग डेंगू जब फैला था तब बहुत सुने होंगे कि प्लेटलेट्स कट गया, प्लेटलेट्स घट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो प्लेटलेट्स जो है, इसका सबसे बड़ा यूज़ जो है, इसका फंक्शन है कि इसी के वजह से खून जमता है। अगर प्लेटलेट्स ब्लड में मौजूद ना हो तो क्लॉटिंग नहीं होगा, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब ब्लड का जमना। ब्लड जमता जो है इसी की वजह से है। अगर ब्लड में किसी के अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो उसका ब्लड जमेगा नहीं, देर से जमेगा, और उसके चलते बहुत तरह का डिजीज़ और प्रॉब्लम उसको हो सकता है। तो सबसे बड़ा इसका यूज़ समझ गए, फंक्शन आपको सबका याद रखना है कि ब्लड प्लेटलेट्स का खून के जमने में उसका सबसे बड़ा रोल है ब्लड प्लेटलेट्स का। बॉडी को बीमारी से बचाने का है WBC, और ऑक्सीजन को हमारे तक पहुंचाता ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है RBC। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है, समझ के भी रखना है और याद भी रखना है, तभी क्वेश्चन बनेगा। रखिएगा तो उम्मीद है कि ब्लड से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही सब बातें पूछता है साइक्लिक मैनर में घुमा फिरा के, कभी ये कभी वो कभी कुछ। तो इतना अगर आप लोग अगर याद रख लेते हैं तो वेल एंड गुड, इतने से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिमिनरी PT के एग्ज़ाम्स में, प्रीलिमिनरी टेस्ट में, वनडे एग्ज़ाम्स में के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। फिर एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और देखा भी गया है, स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े बताते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो पास नहीं करता है जो सिलेबस को पूरा कवर करता है। हम आप लोग को मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, ये यूनिवर्सली प्रूव्ड है, देखा जा चुका है। आंकड़े बताते हैं कि वो लोग बहुत ऐसा रेशियो कम देखा गया है या ना के बराबर देखा गया है जो सिलेबस को पूरा पढ़ने पर रहते हैं, 100% कवर करने पर रहते हैं। लेकिन और ज़्यादा इनके बनिस्बत उन लोग का ज़्यादा रिजल्ट हुआ है जो लोग 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट करते हैं और जिनको सिलेबस पर कमांड होता है। और सबसे बड़ी बात, वही लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं ईज़िली, जो कि उसको जो एग्जामिनेशन की जब कोई भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको उनको पता चल जाए, वो उसका नस पकड़ ले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछ रहा है। अब जैसे ब्लड ही है तो उनको पता हो कि ब्लड के कहाँ से किस पोर्शन से क्वेश्चन उठा रहा है, ब्रेन है तो ब्रेन के कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, या और हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है इस एग्ज़ाम पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटी से किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। सिलेबस में तो पूरा पॉलिटी है, आपको पढ़ना भी पूरा है, लेकिन जो क्वालिफाई करता है स्टूडेंट वो कभी पूरा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहता है, वो एकदम इम्पॉर्टेंट
उसमें से छाट छाट के पढ़ता है। क्वेश्चन देखिएगा, आप अक्सर अगर आप सैम्पल पेपर उठा के देखिएगा तो क्वेश्चन वहीं से रहते हैं। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये फ्री का आप लोग को सजेशन है, एडवाइस है कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप बैठ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो उसके क्वेश्चनिंग पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चनिंग पैटर्न को एक बार समझ लीजिएगा ना, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लिक कर जाइएगा। और नहीं तो फिर नॉलेज गेन करते ही नहीं, ये नॉलेज का तो कोई सीमा है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। वैसे यहाँ हम बता रहे हैं उसी हिसाब से आप लोग को, इसीलिए हम वेरी इंपॉर्टेंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उतने बार देने के बाद हम लोग सीखे हैं, समझे हैं, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक्स बता रहे हैं जो आपको सीधे जहाँ से क्वेश्चन आता है वैसे चीज़ को टच कर रहे हैं, वैसे उसी को डील कर रहे हैं। तो मेरे क्लास को भी अगर आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट पता चल जाएगा क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके देन, बाय।